मिलना जितना व्रत में मिलता है। तो ऐसे जो मंत्र है वो नवान मंत्र ही होता है। ओम कोई भी कर सकता कोई है। भी कर सकता है। अच्छा, एस्ट्रोलॉजर भविष्य वक्ता नहीं, ये बात तो समझ लीजिए आप। इसका कितना महत्व रह गया है। भगवान राम सीता का नाम तो आप जानते ही होंगे, जी। सभी जानते हैं। जैसे ऐप चल रहे हैं, एस्ट्रोटॉक है ना। क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं? लव, लिव इन और कुछ नहीं, ब्रेकअप। कुंडली को एनालाइज करने के लिए कम से कम 2 से 2.5 घंटे चाहिए। ठीक है, हम कह लीजिए या कलयुग कह लीजिए। तो मैं ना जब मुगल काल था तो हमारे सारे जो भी सोर्स थे एस्ट्रोलॉजी के या हमारी चीज़ के, वो सब कहीं भी डिस्ट्रॉय कर दिए गए थे। अब हम दोबारा इस पर शॉप कर रहे हैं धीरे धीरे। भी वर्ड देने से अगर आपको लगता है कि मैंने आपकी हथेली पे 4 नंबर लिख दिए और पैसा ही पैसा बरस जाएगा, तो यार आप क्यों आए हैं यहाँ पर? आप अपनी हथेली पे नाम लिखते और पैसा रखते हैं ये एस्ट्रोलॉजी के लिए। अब ये सिर्फ 2 दिन में सिखा देते हैं और आप सीख भी रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि जी आपके मोबाइल नंबर पे लास्ट में 0 हो तो आप बर्बाद हो जाएंगे। गाड़ी का ना नंबर भी है 60-20, मेरे मोबाइल के सारे नंबर 60-20 हैं, लास्ट में 20-20 हैं। अभी तक बर्बाद नहीं हुआ वैसे। एक तो मैरिजेस बहुत डिले हो रही हैं, है ना। फिर धीरे धीरे जो लोगों में कॉमन प्रॉब्लम है वो आती है कि चाइल्ड कंसीव करने की, है ना। से मान लीजिए किसी की कुंडली में अंग कटने का ही होता है, राइट। तो अंग ये भी है और अंग ये भी है जी। अगर वो पूजा पाठ या उपाय करता है, थोड़ा जम जाता है, तो ये कट के रह जाएगा, बट कटेगा जरूर। दवाई लेने जाते हैं, कभी बीमार पड़ते हैं, डॉक्टर के जाते हैं, आप देखते हैं ना MBBS है, MD है, डॉक्टर या झोला छाप है, किसके पास जाएंगे आप? जी, MBBS। तो ऐसा ना डिग्री देख लो, क्या दिक्कत है? एस्ट्रोलॉजी कितनी मेहनत की इसने कि अपने फील्ड में कितना मास्टर है। आपने बोला कि नवरात्र में रात्रि का बहुत महत्व है। नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू सोच मैटर्स। आज की पॉडकास्ट में हमारे स्पेशल गेस्ट हैं एस्ट्रो देवेश जी, जिनके साथ हमने नवरात्रि व्रत के महत्व के बारे में काफ़ी सारी बातें करी है और किन किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। एंड सेकंड हमने बात करी है वास्तु शास्त्र के ऊपर भी। तो आप वीडियो में अंत तक बने रहिए। तो सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट चैनल में। एंड सबसे पहले तो आपको नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं और सब दर्शकों को नवरात्रों की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी, थैंक यू। सबसे पहले क्वेश्चन ही यही है कि नवरात्रि जो त्यौहार है उसका क्या महत्व है हमारी ज़िंदगी पर? देखिए, नवरात्रे हों, चाहे वो चैत्र के हों, चाहे अश्विनी के हो, या कोई भी पर्व हो, कोई भी त्यौहार हो, इस समय क्या होता है कि तिथि, मास, नक्षत्र आदि का ऐसा मेल होता है जिसमें प्रकृति में एक विशेष ऊर्जा विराजमान होती है, जिसको हम पॉजिटिव वाइब्स कहते हैं। उसको ग्रहण करने का एक समय होता है। तो आप जब पूजा करते हैं, कोई विधान करते हैं या व्रत उपवास रखते हैं, तो उसमें वो आपकी शारीरिक ऊर्जा को इम्प्रूव करती है। ये नवरात्रों विधान है। वैसे नवरात्रों में जो अगर शास्त्रों की माने तो माँ दुर्गा ने महिषासुर का वध किया था। 9 दिन तक लगातार युद्ध चला था और दशमी पे, जिसे हम विजयदशमी कहते हैं, माँ ने महिषासुर का वध किया था। इसलिए नवरात्रे मनाए जाते हैं माँ को प्रसन्न करने के लिए। अच्छा, तो जो नवरात्र के व्रत हैं, इनका क्या मतलब कोई स्पेशल विधि भी है इनको करने की? देखिए, व्रत की विधि तो अब हिंदू धर्म में तो सबको अपने हिसाब से व्रत करने होते हैं। बस वैसे विधि तो है। माँ की जो पूजा है वो रात्रि की पूजा होती है। नवरात्रि का मतलब होता क्या है वैसे मैं आप समझाऊँ। नवरात्रि मतलब नवरात्रि, यानी 9 अहो रात्रि जी। तो ये नवरात्रि में पूजा का विधान जो रात्रि का पूजा का विधान है। अब सुबह हमने पूजा किया, कलश स्थापन किया, उसके बाद पूजा की। जो मेन पूजा का टाइम है वो रात को ही होता है आदमी का। अच्छा, तो जो विधि विधान है पूजा से। और व्रत की विधि तो यह है कि देखिए, अब वो आपके ऊपर है, आप क्या किस तरह व्रत ग्रहण करते हैं। कई लोग फ्रूट पे रहते हैं, कई लोग लौंग पे रहते हैं, कई लोग निर्जला रहते हैं। वो सबके आपकी क्षमता के अनुसार बात करते हैं, जिसको कितनी क्षमता है वो सब जी जी। एक्चुअल व्रत हो जाए वो तप है, तो ये तप करने का एक तरीका है। बस ये विधि विधान है, जैसे हम कलश की स्थापना करते हैं, है ना। तो ये विधि को हम थोड़ा सा फॉलो करते हैं इसमें। हाँ। नवरात्र में देखिए, कलश स्थापना क्या है वैसे। कलश का निर्माण किसने किया था? भगवान विश्वकर्मा ने। और वो क्यों किया था? सभी मंगल कार्यों के आरंभ के लिए। शास्त्रों में ऐसा माना जाता है कि कलश में सभी देवी देवताओं का वास होता है। तो हम कलश क्यों स्थापित करते हैं? सभी मंगल कार्यों के लिए, कि सारे देवी देवता उसमें विराजमान होकर और हमारे जो हम पूजा पाठ करें, जो भी मंगल कार्य करें, उसमें विघ्न ना पड़े और हम पे प्रसन्न होकर हमें आशीर्वाद प्रदान करें। बिना बाधा के हमारी पूजाएं आरंभ हो जाएं। जी।
तो इसमें गुरुजी कोई मतलब ऐसा विधि भी है कि कलश को हम कैसे स्थापित करें? हाँ, कलश स्थापन की विधि होती है। उसके लिए असदल कम चमाल का बना के जैसे आपने कलश रखा, उसके ऊपर तीर्थों को आह्वान किया जाता है, जल डाल के। जैसे जितने तीर्थ हैं, जितने देवता हैं, उनका आह्वान किया जाता है। फिर उसके ऊपर हम दुर्वा और अक्षत रखते हैं। अक्षत समझते हैं किसे कहते हैं? अक्षत कहते हैं साबुत चावल को। हाँ, चावल। अक्षत का मतलब जिसमें किसी भी कार्य का क्षय ना हो, घटे ना। तो अक्षत इसलिए कहते हैं जो हमने पूजा की है, जो भी हम सिद्धि करते हैं, जो भी हम अपनी धारणा करते हैं, जो हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, उसका कभी क्षय ना हो। और दूर्वा साथ इसलिए रखी जाती है कि दूर्वा से जो असुरी शक्तियाँ हैं वो दूर रहती हैं हमेशा। तो दूर्वा इसलिए रखी जाती है कि हमारी पूजा पाठ में, हमारे मंगल कार्यों में असुरी शक्तियाँ विघ्न ना डाल पाएँ। और इसी तरीके से नवरात्र में हम देखते हैं कि अखंड ज्योत का बहुत महत्व है। जी 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 ना, तो लेकिन अखंड ज्योत को हम मतलब उसका क्या महत्व है और हम उसको कैसे मतलब कंटिन्यू कैसे करते हैं अखंड ज्योत? देखिए, महत्व तो वैसे ज्योत का है, जो हम दिया प्रज्वलित करते हैं उसका महत्व है। अब अखंड हमने बनाई है उसको कि हमने 9 दिन तक इसकी सेवा करनी है। हमारी जो सभी कार्य ना बिना अग्निदेव के आह्वान के पूरे नहीं होते। कोई भी मंगल कार्य है, आपको पता है, अग्नि प्रज्वलित करनी पड़ती है। एक्चुअल दिया जो अखंड ज्योत जिसे कहते हैं वो है क्या? वो जो भी जिस देवता की हम पूजा पाठ करते हैं उसकी ऊर्जा को केंद्रित करने का एक साधन है अखंड ज्योत। अखंड ज्योत हम जलाते हैं, हम उसकी सेवा करते हैं 9 दिन तक, तो हम भगवान से, अग्निदेव से साक्षी मानते हैं उनको कि हमारी पूजा सफल हो और हमें इसका शुभ फल प्राप्त हो। अच्छा जी। ऐसे ही जैसे कन्या पूजन है, आजकल हम देखते हैं कि कन्या पूजन को लोग बहुत डिफरेंट तरीके से करने लगे, लाइक फ्रूटी देने लग गए हैं, है ना, अपने हिसाब से, अपने कन्वीनियंट के हिसाब से वो कन्याओं को दे रहे हैं कि ठीक है ये गिफ्ट उनको देना है या ये चीज़ करने हैं। लेकिन मेरे को ये जानना है कि मतलब उसकी असल विधि क्या है कन्या? देखिए, कन्या पूजन की असल विधि तो है जब आपने 9 दिन या जैसे 8 दिन आपने माँ की पूजा करी, 9वें दिन आपके यहाँ, किसी के यहाँ 8वीं पूजा होती है, किसी के यहाँ 9वीं पूजा होती है। और आपने 9वें दिन पूजा की माता की, तो माँ के 9 रूप का प्रतिबिंब है 9 कन्या। और कन्या में कहते हैं 2 साल से 10 साल तक की कन्या को कन्या कहते हैं उसको। उसकी पूजा विधान कर ले। अब उनको घर बुलाना, उनकी पूजा करना, फिर उनको भोजन कराना, ये है कन्या पूजन एक्चुअल में। तो कि माँ के जो हमने 9 दिन पूजा किए हैं उनका प्रतिबिंब मान के उन्होंने पूजा की है। और वैसे अगर मैं इसको आज के युग में लूँ तो ये एक कन्याओं को या स्त्रियों को मान सम्मान देने के लिए किया गया है। बिल्कुल सही बात है। क्योंकि अब जैसे 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 देश बढ़ा तो लोगों को लड़की के जन्म से दिक्कत होने लगी थी जी। तो भ्रूण हत्या होने लगी थी या लड़कियों को मारने लगे थे। तो इसके लिए ये, जहाँ तक मेरा जो मुझे ऑब्जर्व होता है कि ये इसलिए किया गया है कि 9 दिन में कन्या का मान सम्मान बढ़े, स्त्रियों का मान सम्मान बढ़े जी। कि अब ना स्त्री नारी शक्ति को पूज रहे हैं, एक शक्ति को पूज रहे हैं, बट हम स्त्रियों का अपमान करते हैं। इसके लिए पूजा विधान करने। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा, मेरा एक क्वेश्चन है कि हम जैसे नवरात्रे रखते हैं तो शुरू के 2 या आखिरी के 2 भी रखते हैं, या एक पहला या एक आखिरी ऐसे भी रखते हैं, तो क्या मतलब ये भी इक्वली हमें फल देता है या फिर ऐसी कोई मतलब विधि है कि हमें शुरू का आखिरी का रख सकते हैं या ऐसा? विधि कोई नहीं है ऐसी। विष्णु पुराण के अंदर माता का पूरा विधान लिखा हुआ है, देवी पुराण में भी लिखा हुआ है। इसमें कहीं भी ना ऐसा नहीं है कि जोड़ा रखा हमने पहला और आखिरी रख लिया, दूसरा तीसरा रख लिया। ये हमने खुद बनाया है। तो ये जोड़ा शब्द कहाँ से आया है? ये देखिए, अब ये जोड़ा कैसे है मैं नहीं जानता, लेकिन ये अब हिंदू धर्म के बारे में क्या है ना, अब लोग इसको अपने हिसाब से जोड़ लेते हैं। देखिए, या तो व्रत रखिए या मत रखिए। भगवान ने आपसे ये नहीं कहा कि आप मेरे व्रत रखें तब मैं आपसे प्रसन्न हूँगा। एक गृहस्थ आदमी ना अगर 2 मिनट सच्चे मन से पूजा करता है तो उसकी पूजा सफल हो जाती है। गृहस्थ के कई गलतियाँ माफ़ हैं, जितनी सन्यासियों की इतनी गलतियाँ माफ़ नहीं, जितनी गृहस्थ की गलतियाँ माफ़ हैं। अब आपने व्रत रखा, अब आपने या तो 9 रखी है। हम ये तो नहीं कहा कि किसी भी शास्त्र में ये विधान नहीं है कि जबरदस्ती आपको व्रत रखना ही है। अगर आप सक्षम है इतना तप करने के लिए, इतना तो अपने शरीर को शोभन करने के लिए, तो आप कर सकते हैं व्रत। नहीं, आप व्रत नहीं रख सकते तो आप एक भी ना रखिए। नियम संयम वैसे ही रखिए जैसे व्रत के होते हैं। रात को आप पूजा कीजिए। अगर आपने व्रत करा, दिन में आप खाना खाइए नॉर्मल, बस तामसी भोजन मत खाइए उसके अंदर। रात को आप बैठिए और जो माला आपको पसंद है, माता का मंत्र जो भी पसंद है, ओम दुम दुर्गाय नमः है या ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे है, कि जो मंत्र पसंद है उसकी आप 11 माला या जितनी माला आप कर सकते हैं रात को वो करिए। उतना ही फल मिलना है जितना व्रत में मिलता है। अच्छा, बहुत बढ़िया। और एक देखिए, 2 तरह के लोग हैं। जैसे कि एक ने तो व्रत रखा, एक ने व्रत नहीं रखा जी। अब जिसने व्रत नहीं रखा वो सुबह शाम तक वेट करता रहता है कि कब सुबह सुबह, कब हम यार कूटू बने, कब हम खाना खाएंगे, कब भूलेगा। और एक ने सुबह ही खाना खा लिया, नाश्ता वाश्ता कर लिया और सुबह से शाम तक माता का ध्यान जाप कर रहा है। किसकी पूजा लगेगी? जो माता का ध्यान, ठीक है ना, तो उसका व्रत ज़्यादा लगेगा जो भरे पेट है। बढ़िया। तो ये फायदा है। अब व्रत तो अपने आप में सक्षम आप रख सकते हैं, रख सकते हैं।
अच्छा, जैसे महिलाओं में बहुत प्रॉब्लम होती है आजकल, काफ़ी महिलाएं ऐसी हैं जो सिंगल रह रही हैं या हॉस्टल में रह रही हैं, है ना, और वो नवरात्र का व्रत करना चाहती हैं, लेकिन अगर जैसे 9 दिन का व्रत है और अगर उस बीच में उनको मासिक धर्म आ जाता है ये सब, तो क्या मतलब वो व्रत उनके लिए फलदायी होता है? देखिए वैसे इसके बारे में काफ़ी कंट्रोवर्सी है, वैसे मैं फिर भी बताता हूँ आपको। मासिक धर्म का कहीं भी कहीं विधान तो नहीं लिखा है कहीं भी। अब ये क्यों बनाया गया था? पहले ना सारा कार्य लड़कियां करती थी, स्त्रियां करती थी। पानी भरना है, पहले ना तो इतनी फैसिलिटी जैसे आपके घर में पानी आता है, पहले कुएं से पानी लाना, जंगल से लकड़ी काटना, रात को चूल्हा जलाना, सारा काम लेडीज़ करती थी। ये जो मासिक धर्म ये इसलिए था लेडीज़ को आराम मिल जाए 5 दिन के लिए, इसलिए शायद हमारे बुजुर्गों ने ये परंपरा चलाई कि भाई इस टाइम में अछूत हो गई है, इसने कोई काम नहीं कराना है, तो इसी बहाने उन्हें 5 दिन रेस्ट मिल जाता था। ठीक है, अब चलिए मैं कहता हूँ कि नवरात्रे आपने रखे देवी के माँ है और देवी एक स्त्री है जी। तो मुझे लगता नहीं है कि उस समय में आपको ये छोड़ना चाहिए। बट जैसे काफ़ी उसमें हमने सुना है कि मंदिर में नहीं जा सकते या हम दिया नहीं जला सकते। देखिए मंदिर में तो एक अपवित्रता तो हो जाती है, जी। तो मंदिर में जाना तो मैं नहीं कहता, लेकिन मान लीजिए आपने 9 दिन के लिए पूजा रखी है और आप इसके बाद 6 महीने बाद ही दूसरे नवरात्रे आएंगे, अब आपने एक मनोकामना से रखी है तो अपनी पूजा करिए। उसमें अगर आप चले कहते हैं कि व्रत नहीं है, मान लिया आपने अखंड ज्योत जलाई है, अब अखंड ज्योत आप पूरी करते रहिए, अपने जाप शुरू कर दीजिए उसके अंदर। जैसे अब हम एक उपाय देते हैं, हम एस्ट्रोलॉजी में कई बार उपाय देते हैं कि भाई 43 डेज, एक 40 करना है, 40 एक्चुअल में 43 डेज का होता है। अब हमने से कहा भाई आपने ये दुर्गा मंदिर में जाके 43 दिन का ज्योत जलानी जैसे कि, अब 43 दिन तो कोई लेडी जला ही नहीं पाएगी ना। बिल्कुल। हम कई लेडीज से हम कहते हैं तो हम कहते हैं भैया इतना कर लिया करो, जैसे मान लीजिए आपके 18 दिन हो गए और आपकी तबीयत खराब हो गई तो आप 19वें दिन में 4 दिन 5 दिन बाद कर लेंगी, नो प्रॉब्लम, घटता नहीं है वो। अच्छा, वो मतलब जो 4 दिन 5 दिन है उसको हम काउंट ही नहीं राइट। करेंगे। अब ऐसे ही जैसे नवरात्रि रखा कोई तबीयत खराब रहती है तो घर का कोई सदस्य उस ज्योत को ले सकता है जी। वो बैठ के सिर्फ जाप करते रहे, अपने मानसिक जाप में कहीं कोई मनाही नहीं है। हम्म मानसिक जाप आपकी ऊर्जा का स्रोत है, आप जाप करिए मानसिक, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना जी। नवरात्रि के स्पेशल अवसर पर अगर आप कुछ हमें मंत्र या कुछ ऐसा स्पेसिफिक बताना चाहें जो बहुत ही फलीभूत हो, फलदायक हो। देखिए नवरात्र में वैसे सबका विधान अलग देवी पूजने का होता है, जैसे जो लोग तामस हैं वो अलग रूप उठाते हैं, माता का तामस रूप उठाते हैं। वैसे सबसे अच्छा जो मंत्र है वो नरवाण मंत्र ही होता है। ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे। इस मंत्र के अंदर माँ काली, महालक्ष्मी, माँ सरस्वती तीनों का ही वासा है इस मंत्र के अंदर। तो इसको जब बच्चा भी कर सकता है, स्टूडेंट भी कर सकते हैं, ये सबके लिए फायदेमंद होता है मंत्र। तो ये मंत्र अच्छा है, और इसी मंत्र है तो ओम दुम दुर्गाय नमः। बट ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे मंत्र है, इसमें माँ काली, माँ लक्ष्मी, सरस्वती तीनों प्रसन्न होती हैं, तो ये मंत्र ज़्यादा अच्छा है जी। और ये नरवाण मंत्र, इसको बीसा मंत्र बोलते हैं। मतलब इसको कोई भी कर सकता कोई है। भी कर सकता है। अच्छा, इसी से रिलेटेड मुझे थोड़ा सा ये पूछना है कि जो बीज मंत्र होते हैं उनका हमारी लाइफ में मतलब ये क्या बीज मंत्र प्रभाव? है जो मैंने आपको अच्छा, बताया, ये भी बीज जिसमें मंत्र आपको एम लगेगा, ह्रीम लगेगा, जिसमें बीज लगता है, है। अच्छा ये बीज मंत्र में ही आते हैं। अच्छा। माँ के मंत्र ज़्यादातर बीज मंत्र ही हैं। ठीक है, थोड़ा सा मुझे एस्ट्रोलॉजी के बारे में आपसे पता करना है कि जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी है वो मतलब क्या है, और आजकल इसकी ना डेफिनेशंस भी बहुत चेंज हो गई हैं। हाँ, डेफिनेशन तो देखिए आपकी मीडिया ने चेंज करी है इसकी। ये कहना कि हमने चेंज करी नहीं, कि अब मीडिया में देखिए जिसके जितने ज़्यादा व्यूज़ है वो कुछ भी बोलते हैं, सब एक्सेप्ट करते हैं उसको। जी। एस्ट्रोलॉजी एक तो भविष्यवक्ता है नहीं, कोई भी एस्ट्रोलॉजर भविष्यवक्ता नहीं, ये बात तो समझ लीजिए आप। एस्ट्रोलॉजी है क्या? एस्ट्रोलॉजी है आपका मार्गदर्शक, जो जीवन के किसी भी मोड़ पे आपका अच्छा मार्गदर्शन कर सकता है। जैसे बच्चा है 10th क्लास में आया, माँ बाप की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? सब्जेक्ट क्या दिलाना है इसको। ठीक है, अब कई माँ बाप को पता नहीं बच्चा कैपेबल कितना है। सबका एक ही सपना है, बच्चा पैदा हो उसको IAS बनाना है। अरे भैया सारे बच्चे IAS बनेंगे तो बाबू कौन बनेगा, देश कौन चलाएगा? तो सबसे बड़ी बात है ना कि वैदिक जो हम एस्ट्रोलॉजी है वो आपको हर मोड़ पर आपको एक अच्छी सलाह दे सकती है, एक आपका अच्छा मार्गदर्शक बन सकती है। लेकिन अब इसको आप भविष्यवक्ता से जोड़ें तो मैं नहीं मानता कि कोई भविष्यवक्ता ये है। इसको साइंस की तरह लेंगे तो काम करेगी जैसे और साइंस काम करती है। अब जैसे फ्यूचर कैन नॉट बी प्रेडिक्ट। हाँ, जैसे मेडिकल एस्ट्रोलॉजी है, चलिए मैं आपको एक सिंपल सी बात बताऊँ। आपको कोई प्रॉब्लम होती है, आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, सबसे पहले आप लोग टेस्ट लिख देते हैं। ठीक है, टेस्ट लिखा आपको और आपने टेस्ट कराया। अब आप हमारे पास आते हैं, हम कई बार आपको प्रेडिक्ट कर देते हैं कि भैया इस समय से इस समय तक, जैसे गोचर देखते हैं हम या कुंडली देखते हैं या दशाएं देखते हैं, इस समय से इस समय तक आपको ये प्रॉब्लम आ सकती है। वो हम बिना टेस्ट के बता देते हैं।
तो साइंस तो ये भी है। अब ये है कि आजकल लोगों ने इसको अपने लालच के लिए थोड़ा तोड़ मोड़ दिया, तो कह नहीं सकते। बिल्कुल सही। कुंडली मिलान जो कहते हैं आजकल आप देखेंगे कि मोस्ट ऑफली मतलब जो यंग जनरेशन है वो लव मैरिज की तरफ जा Right. रही है ना। तो इस केस में मतलब कुंडली मिलान का कितना महत्व रह गया है? चलिए, अब जैसे लव मैरिज का आपने मुझसे कहा कि कुंडली मिलान का महत्व क्या रह गया है। जो लव मैरिज करते हैं मेरे हिसाब से कुंडली मिलान करना ही नहीं चाहिए। एक बात, क्योंकि चलिए मेरे पास कुंडली आई, माँ बाप लेके आते हैं कि भाई लड़की कुंडली, मैं कहता हूँ ये मैच नहीं करती है, ना गुण मिलते हैं इसके अंदर, दोष मिलते हैं। तो आप इस कुंडली आपका बच्चा शादी करेगा या नहीं करेगा, अगर मैं मना करूँगा कि जी शादी तो करेगी, फिर क्यों कुंडली मिलाते हो? जैसे जैसे बीमारी बढ़ेगी उपाय चलते रहेंगे। अगर आपका बच्चा पूजा पाठ में आध्यात्मिक है थोड़ा सा, तो सब चीज़ की इलाज है। लेकिन और चलिए, भगवान राम सीता का नाम तो आप जानते ही होंगे, सभी जानते हैं। हाँ जी। 36 गुण थे उनकी कुंडली में मिले थे। क्या वैवाहिक सुख था उनकी? तो खाली गुण मिलाने से वैवाहिक सुख नहीं आता है। ये तो दो तालमेल है, दो लोगों का तालमेल है जो अपने हिसाब से एक आएगा। बिल्कुल। तो कुंडली मिलाने में खाली गुण देखना एक औचित्य नहीं है, बहुत कुछ देखा जाता है इसके लिए। और अगर लव मैरिज है तो मैं कहता नहीं कि कुंडली मिलानी चाहिए आपको। ये बहुत अच्छी सोच है। एज ए एस्ट्रोलॉजर आप कह रहे हो कि कुंडली मिलान का इतना मतलब इम्पोर्टेंस नहीं है, और फैक्ट भी है वो चीज़ें। भाई मानेंगे नहीं वो। हाँ बिल्कुल। अब जो दो लोग अपने संबंध है उनसे वो हम कहें भाई नहीं आपके गुण मिलते तो मानेंगे ही नहीं। वो कहेंगे एक एस्ट्रोलॉजी, दूसरा एस्ट्रोलॉजी, तीसरा। कई बार मेरे पास माता पिता ऐसे आते हैं जो कहते हैं मेरी बिटिया की कुंडली का समय थोड़ा चेंज कर दीजिए, इसका मंगल या शनि साथ में घर में बैठा है। अच्छा। तो मैं उनसे अक्सर कहता हूँ कर्मा कहाँ लेके जाओगे बच्चे का? बिल्कुल। चलो मैं चेंज कर देता हूँ, आप शादी भी कर देंगे इसकी, बट ये जो कर्मा पीछे लगा वो इसको आगे शादी में आएगा इसके, फिर आप क्या करेंगे उसका? कर्मा आप चेंज किसी का नहीं कर सकते। आप अपना बेस्ट दीजिए बस, दैट्स ऑल। बाकी जो बच्चा पैदा हुआ है वो अपना कर्मा साथ लेके आया है, तो कर्मा वो अपना काटेगा। बिल्कुल। तो जो हमारे प्लैनेट्स हैं वो किस तरीके से एक्ट करते हैं, मतलब क्या प्लैनेट की दशा से हम किसी पर्सन की सिचुएशंस बता सकते हैं? हाँ देखिए क्या होता है, जैसे सिचुएशन कई तरह की है, फाइनेंस, मेडिकल, एजुकेशन, हर तरीके से जो सबसे पता लगता है, सब ग्रह, भाव, नक्षत्र सब बता देते हैं आपको, दशाएं। जो पहला जो आप जब जन्म आपका समय पहली कुंडली जो है जिसको हम चार्ट बोलते हैं, D1 चार्ट बोलते हैं, वो चार्ट पहला चार्ट होता है उसको। अब वो चार्ट में आपने कह दिया कि मंगल शनि साथ बैठ गए तो ये प्रॉब्लम आएगी, बट वो कब आएगी? वो जब आती है जब गोचर का दशाओं का मेल साथ होता है, तब वो आती है। तो टाइम टू टाइम इसमें प्रिडिक्ट करनी होती है। लेकिन ये कंफर्म है कि प्रिडिक्ट जब हम करते हैं, या मैं अपनी नहीं कहता, चलिए जो भी अच्छा एस्ट्रोलॉजर जो इसको ज्ञान अध्ययन जिसने किया हुआ है वो अच्छी प्रिडिक्ट करता है। और आज जो आप क्वेश्चन पूछेंगे, जो भी पहलू आप जानना चाहते हैं उसके बारे में आपको अच्छी राय दे सकता है। आजकल जैसे ऐप चल रहे हैं, एस्ट्रोटॉक है ना? Right. और भी कई ऐसे ऐप हैं, तो उन ऐप के थ्रू भी लोग मतलब कंपैटिबिलिटी भी चेक कर रहे हैं पार्टनर की, अपने करियर को लेके भी बहुत सारे क्वेश्चंस कर रहे हैं। तो मतलब आप कैसे उसको, मतलब वो कितना हेल्पफुल है हमारे लिए? मैं किसी ऐप का नाम तो नहीं लूँगा, बट आप कभी सोचिए ऐप में क्वेश्चन किस टाइप के ज़्यादा होते हैं। एक ऐप में बैठ के एक एस्ट्रोलॉजर आपको 10 रुपये मिनट पे गाइड कर रहा है, ये 10-15 मिनट का इनका चार्ज शायद होता है। अब ये मैं किसी के बारे में कहना किसको कितनी नॉलेज में जानता नहीं, कितनी नॉलेज है, बट वहाँ पर 2 ही फंडे हैं खाली। वहाँ क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं? लव, लिव इन और कुछ नहीं, ब्रेकअप और रिलेशनशिप्स को बस यही क्वेश्चन ही आते हैं उसके अंदर। अब ये 3 चीज़ सीखने को एस्ट्रो सीख दे, अब आप 20 मिनट लेते रहिए, घमाते रहिए, कोई दिक्कत थोड़ी। बाई क्वेश्चन तो आते ही नहीं है। एक कुंडली को एनालाइज करने के लिए कम से कम 2 से 2.5 घंटे चाहिए, ठीक है। अब आपने मुझसे क्वेश्चन पूछा, मैंने 3 मिनट में देखा, आपको बता दिया, दैट्स ऑल। लेकिन एक छोटा क्वेश्चन अगर आप मुझसे पूछते हैं, मान लीजिए रिलेशनशिप में क्वेश्चन है, तो उसके लिए 2 कुंडली देखनी पड़ती है, बहुत कुछ देखना पड़ता है। अब आप भी जो आएंगे उनको भी जल्दी होती है कि भाई मेरा पैसा ना बढ़े, मैं जल्दी से जल्दी 10 रुपये में 20 रुपये में अपना काम करके निकलता हूं। बिल्कुल। तो वो ये नहीं है, वो तो देखिए खुद भी बेवकूफ़ बन रहे हैं और आगे बेवकूफ़ बना रहे हैं जी। एक कुंडली एनालाइज करने के पर्टिकुलर टाइम देना पड़ता है आपको, बट ये जो इतनी ऐप चल रही हैं ये शायद इसी वजह चल रही है कि इनके क्वेश्चन सिर्फ 1-2 ही होते हैं, रिलेशन से रिलेटेड या फिर करियर से क्वेश्चन। बिल्कुल यही क्वेश्चन होते हैं कि आपके ज़्यादातर क्वेश्चन तो यही चल रहे हैं, इसी वजह से ऐप चल रही है जी। तो ये मॉडर्न कह लीजिए या कलयुग कह लीजिए,
बट कहीं ना कहीं ऐसा भी है कि इन ऐप के थ्रू मतलब लोगों की रीच भी बढ़ी है, लोगों ने एस्ट्रोलॉजी पे बिलीव करना शुरू किया है हाँ और थोड़ा देखिए सा अवेयरनेस आई है। एक काल में ना, जब मुगल काल था, तो हमारे सारे जो भी सोर्स थे एस्ट्रोलॉजी के या हमारी चीज़ के, वो सब काफ़ी डिस्ट्रॉय कर दिए गए थे। अब हम दोबारा इस पर शोध कर रहे हैं धीरे 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 धीरे, तो धीरे धीरे इंप्रूव होती जा रही है। जैसे नए लोग जुड़ रहे हैं, वो काफ़ी शोध करते हैं इसके अंदर, शोध करके हम नई चीज़ें निकालते हैं दोबारा दोबारा, तो लोगों का फेथ तो बढ़ा। देखिए अगर मैं, जैसे आप मेरे पास आती हैं, मुझे आपने एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है कि 10th का बच्चा है, उसको क्या सब्जेक्ट दिला है। जी। मैंने उनसे कहा ठीक है मैं आपको दोबारा दूँगा, मुझे 2.5-3 घंटे उसमें लगते हैं। अब मैंने बताया बच्चा इस फील्ड में जा सकता है, तो उनके लिए इजीली हो गया 3 फील्ड चुनना। गाइडेंस का काम है बेसिकली। बेस आप इसे गाइडेंस कह लीजिए, मैं कहता हूँ इसको मार्गदर्शक कह सकता हूँ मैं इसको, पूरा मार्गदर्शक कर सकती है आपके लिए। क्योंकि कई कुंडलियाँ मेरे पास ऐसी हैं जिन्होंने अपने बच्चों को साइंस दिला दी है, उसकी कैपेबिलिटी देखी नहीं है, वो बच्चा पढ़ ही नहीं पाया आगे जाके, फिर चेंज कराएगी दोबारा उसको जाके, तो कई बार होता है ऐसा। जी, बहुत बढ़िया। अच्छा गुरुजी, मुझे बताइए, आजकल जैसे ये बहुत स्विच वर्ड चल रहे हैं, लाइक बहुत इजी टेक्निक भी आ गई है, लाइक जैसे कॉन्वेलेक्सा हो गया और भी बहुत सारे स्विच वर्ड, तो ये कितने इफ़ेक्टिव हैं मतलब? मैंने कहा ना मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, जी। बट कोई भी वर्ड देने से अगर आपको लगता है कि मैंने आपकी हथेली पे 4 नंबर लिख दिए और पैसा ही पैसा पैसा ही पैसा बरस जाएगा, तो यार आप क्यों आए हैं यहाँ पर? आप अपनी हथेली पे नाम लिखते और पैसा रखते जेब में। इनको ना गवर्नमेंट जॉब देनी चाहिए बड़ी बड़ी, जी। कि जितने हमारे जो बड़े बड़े बैंक हैं वहाँ बैठ जाए, अपने हाथ पे लिखो और ऐसे बैठ जाए, शाम तक सारे बैंक भर जाएंगे। ज़रूरत क्या है इनको काम करने की? इन्होंने ना एस्ट्रोलॉजी का स्वरूप बिगाड़ दिया है। 2 दिन में ये एस्ट्रोलॉजी सिखा देते हैं, 2 दिन में न्यूमरोलॉजी सिखा देते हैं। जो हमारे ऋषि मुनि हैं जिन्होंने एस्ट्रोलॉजी के लिए सालों साल तपस्या करी, जैसे ऋषि वारामीर हैं, पराशर ऋषि हैं या भृंगु ऋषि हैं, इन्होंने सालों तपस्या करी एस्ट्रोलॉजी के लिए। अब ये सिर्फ 2 दिन में सिखा देते हैं और आप सीख भी रहे हैं। अब वो 2 दिन में वो आपको क्या सिखाता है, आप क्या सीखते हैं मुझे पता नहीं। जैसे एक सिंपल सा वर्ड है मेडिटेशन, आप समझती हैं, आजकल बहुत क्लास चल रही है, वर्कशॉप चलती है, 3 दिन में मेडिटेशन सीखिए। जी। 3 दिन में तो आप अपने सांस कंट्रोल करना भी नहीं सीख सकती, मेडिटेशन कहाँ सीख जाएंगे आप? ट्रू। लेकिन आप क्या कर सकते हैं इसके अंदर? अभी ये जो भी आपने वर्ड बोला है, मैं कुछ कहूँगा नहीं इसके बारे में, बट मैं ये कहूँगा कि यार हिंदू धर्म में ना वैसे ही बहुत सारे लोग पीछे लगे हुए हैं, और आप इस चीज़ को बढ़ा के ना और हमें हास्य का पात्र बना देते हैं। कोई आप एक वर्ड लिखने से या एक वर्ड बोलने से फिर तो हम मन बेकार हो ना, मंत्र सारे बेकार हो। जो लोग लक्ष्मी साधना कर रहे बैठे हैं, दिवाली की रात बैठते हैं बेचारे पूरी रात भर, वो सब ये लिख लेंगे वर्ड, काम हो जाएगा। कहीं ना कहीं ऐसा भी लगता है कि शायद एक वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी को हमने अपने वैदिक के साथ में मिक्स कर दिया है। देखिए एस्ट्रोलॉजी तो वेस्टर्न भी स्टारों से, ये सारे घरों से चलती है, हमने उसको नहीं करा, हमने अपने हिसाब से तोड़ा मोड़ा इसको। जी। जैसे अभी किसी का मैं देख रहा था, उन्होंने कहा कि जी आपके मोबाइल नंबर पे लास्ट में 0 हो तो बर्बाद हो जाएंगे। अभी मैंने शायद किसी का देखा, वो न्यूमरोलॉजिकल थे, तो मेरी गाड़ी का ना नंबर भी है 60-20, मेरे मोबाइल के सारे नंबर 60-20 हैं, लास्ट में 20-20 हैं, अभी तक बर्बाद नहीं हुआ वैसे मैं, भगवान की दुआ से। तो ये पैटर्न जो न्यूमरोलॉजी, हर विद्या का अपना दम है, आप चाहे न्यूमरोलॉजी लीजिए चाहे पामिस्ट्री लीजिए, अपनी पावर है उनके अंदर, लेकिन आप उसको ना मिक्स मत कीजिए किसी चीज़ से, या उसको उजागर कीजिए ना, उसकी क्या क्या बेनिफिट्स हैं। आप उसको ये कहना कि भाई 4 नंबर हैं, मैंने एक बच्चे को देखा, उसने यहाँ टैटू करवा रखा था नंबरों का, मैंने उससे कहा बेटा क्या परमानेंट टैटू है कि? हाँ, मैं तो करवा लिए। तो मैंने कितना पैसा भर गया? करा सर ये तो करा लिया। पैसा क्या भर गया? मैंने भाई जब कराया तो इसलिए क्या? हाँ, उन्होंने कहा था यहाँ करने से पैसा खूब आता है। जल्दी अमीर बनना है लोगों को बिना मेहनत के। जी बिल्कुल। सर मुझे एक क्वेश्चन है कि सभी का क्वेश्चन है, जैसे आज के टाइम पे आप देखेंगे एक तो मैरिजेस बहुत डिले हो रही हैं, है ना, फिर धीरे धीरे जो लोगों में कॉमन प्रॉब्लम है वो आती है कि चाइल्ड कंसीव करने की, है ना, संतान के लिए बहुत प्रॉब्लम्स आ रही है। तो इसका एक साइंटिफिक रीज़न तो है कि हम इतने पोल्यूशन में रह रहे हैं, खान पान हमारा ऐसा है ना, आज के टाइम पे चाहे मेल हो फीमेल हो दोनों ही अल्कोहल ले रहे हैं, स्मोकिंग कर रहे हैं। तो लेकिन क्या हमारी एस्ट्रोलॉजी या कुछ ऐसे मंत्र या व्रतों से उसका सॉल्यूशन किया जा सकता है, अगर तो मेडिकल प्रॉब्लम नहीं है तो? हाँ, मेडिकल प्रॉब्लम नहीं है तो सोल्यूशन किया जा सकता है इसका। और सबसे बढ़िया बता दिया जा सकता है कि हाँ भाई बेबी होगा या नहीं होगा, ये भी बता दिया जा सकता है। ये प्रेडिक्शन बिल्कुल हो सकता है इसके अंदर, लेकिन हमारे दिनचर्या, रहन सहन, खान पान में बहुत फ़र्क आ गया, तो एक वजह तो ये इसकी है ही। फिर शादियाँ भी आजकल 30 से प्लस होती हैं, दूसरी वजह ये भी हो जाती है।
लेकिन ऐसा नहीं है कि सबके साथ ये प्रॉब्लम आती है, बट फिर भी कहीं हद तक हम खुद जिम्मेदार हैं इसके। आप किसी साइंस को नकारिए नहीं ना, आप अपना डॉक्टरी ट्रीटमेंट भी कराइए और हमसे एक राय भी ले लीजिए कि हम क्या राय दे सकते हैं आप उसके बारे में। नथिंग इज कैंसिल। कुंडली में ना जो बने हैं योग, जैसे भी योग बने वो अच्छे हैं बुरे, कभी कैंसिल नहीं होते। आप सोचे कि मैं पूजा पाठ करूँगा तो मेरे योग कैंसिल हो जाएगा, नहीं होगा। वो आपका कर्मा है, वो आप तरह अपना कर्मा लेके पैदा हुए हैं। बट कई चीज़ तक हम कम कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए किसी की कुंडली में अंग कटने का योग है, राइट, तो अंग ये भी है और अंग ये भी है जी। अगर वो पूजा पाठ या उपाय करता है, थोड़ा ध्यान रखता है, तो ये कट के रह जाएगा, बट कटेगा जरूर, राइट। मतलब हम पहले ही बता सकते हैं कि आपकी कुंडली में ये चीज़ है और ये ऐसा हो सकता है आने वाले मैंने बताए हैं कई बार लोगों को, मेरे पास ऐसी प्रिडिक्शन है कुंडली की। अगर कभी मेरी ये वीडियो देखे तो उन्हें कमेंट भी करने चाहिए जिनकी प्रिडिक्शन मेरी ओके हुई है। जैसे कई एक बार आए थे साहब मेरे पास आज से कई साल पहले, तो मैंने उनको बताया कैंसर होगी, और वो फिर थोड़ा सा गुस्सा हो गए थे और वो चले गए थे मेरे पास से। फिर वो अच्छा, मेरे पास कुंडलियाँ मैं अक्सर सेव करता हूँ सारी, जैसे सारी कलेक्शन मेरे पास होती है, मैंने आपके बारे में क्या प्रिडिक्ट किया मैं सब सेव करता हूँ। अब वो मेरे पास 3 साल बाद आए तो उन्हें सर पहचाना, मैं आपको पहचाना नहीं। तो सर मेरा नाम ये है और आपने मेरी कुंडली देखी, तो मैंने नाम डाला, डेट ऑफ बर्थ ली, मेरी कुंडली आ गई। मैंने छूटे में आपके मुँह का कैसा हाल है आपका, तो सर कैंसर हो गई। तो मैंने कहा कितना खर्चा है आपको इसको कैंसर को डायग्नोस करने में, कि जी 8 से 10 लाख रुपए लग गए मेरे अब तक। तो मैंने को उस टाइम बता दिया था 3 साल बाद ये होना है आपको। शायद मेरी मानते तो थोड़ा कम होता तो जरूर अब भी, बट थोड़ा कम होके होता। और कई लोग ऐसे भी जिनको मैंने बताया उन्होंने छोड़ा है, प्रॉब्लम उनको आई भी है बट बिना ऑपरेशन के नॉर्मल हो गया, बट वो छोड़ चुके थे पहले जिनको पहले। तो ये एक हद तक हम काफ़ी प्रिडिक्ट कर सकते हैं हर मैटर को, आपकी लाइफ के जो भी पहलू हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं उसे। हाँ, मतलब वो घटना घटेगी लेकिन उसका इम्पैक्ट कम आएगा। अच्छा, ठीक है, बहुत बढ़िया। ग्रह शांति कराने के मतलब क्या साइंटिफिक रीज़न है? जैसे बोलते हैं सब और लोग करा भी लेते हैं ग्रह शांति, लेकिन उनको उसका रीज़न नहीं पता कि मतलब इससे हमें बेनिफिट्स क्या हैं या किस तरीके से कराएं। ग्रह शांति जैसे मान लीजिए, एक तो ग्रह शांति एक्चुअल जैसे एक बच्चा है, अब वो चलने फिरने में सक्षम नहीं है या उसको ज़्यादा तबीयत ख़राब है उसकी, तो उसके नाम का हम संकल्प लेके ग्रह शांति करा सकते हैं। या मान लीजिए कोई बुजुर्ग बेड पे है, वो खुद नहीं कुछ कर सकता है, तो हम उसके नाम से ग्रह शांति करा सकते हैं जाप। बट अगर आप सक्षम हैं, आप एक चेयर पे बैठ सकते हैं आराम से आधा घंटा 15 मिनट, तो आप खुद जाप कीजिए ना उसके। ग्रह शांति उसमें क्या करेगी? मान लीजिए आपका राहु खराब है और मैंने या किसी एस्ट्रो ने आपसे बोला जी राहु के जाप करा लो। 2 तरह के लोग हैं, एक तो वो जो हर चीज़ में प्रॉफिट ढूंढते हैं कि आपको देखा आपका शनि पकड़ा, आपका राहु पकड़ा, भी जाप कराइए फटाफट, ठीक है, क्योंकि जाप में प्रॉफिट होना है। अब मैंने आपसे कहा कि भाई आपको राहु आपका ख़राब है, क्या आप एक माला रोज़ राहु मंत्र की कर लेंगी? 3 या 4 मिनट लगते हैं एक माला करने में। आपने कहा मैं कर लूँगी, तो मेरे ख्याल से आपको फिर जाप कराने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपकी ऊर्जा आप में आ गया, आपका ऑरा बिल्ट हो गया जी, राइट। लेकिन अब हम लोग क्या करते हैं कि हमें इजी वे चाहिए होता है, पैसा खर्च हो जाए कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे मेरे पास पत्री आई थी अभी, तो वो आपने जो पहले क्वेश्चन पूछा था वो मिलान की पत्री थी जी, कुंडली मिलान की। तो उसमें शायद लड़का मंगली था, वो आए कि जी पंडित जी ने बोला है 1.25 लाख महामृत्युंजय जाप कराने हैं। तो मैंने किसने बोला है आपसे कि पंडित जी जाप करो? मुझसे पूछने आओ भैया, वहाँ जाप कराते ना आप जाके, यहाँ क्यों आ गए मेरे पास? तो मैंने कहा सर नहीं, पंडित जी को नॉलेज कितनी थी आपने पता करा? आप किसी दवाई लेने जाते हैं, कभी बीमार पड़ते हैं, डॉक्टर के जाते हैं, आप देखते हैं ना MBBS है, MD है डॉक्टर या झोला छाप है, किसके पास जाएंगे आप? जी, MBBS। तो ऐसे ना डिग्री देख लो, क्या दिक्कत है एस्ट्रोलॉजी, कितनी मेहनत की इसने कि अपने फील्ड में कितना मास्टर है ये। अब आप देखते हो तो नहीं, आपने बड़ा त्रिपुण देखा, स्टार्च वाले कुर्ते पजामे देखे, धोती पहने, पंडित जी बहुत महान है, इनको ज़्यादा पता होगा, ठीक है। मंगल के शांति में कहीं भी महामृत्युंजय जाप की जरूरत ही नहीं है। महामृत्युंजय जाप कब होता है? जब आपके कोई भगवान ना करे कोई सेहत को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया हो, आयु की रक्षा के लिए महामृत्युंजय जाप किया जाता है, ठीक है। अब पंडित जी ने उसे क्यों कहा भगवान जाने, बट वो इसे पता 1.25 लाख जाप का खर्चा कम से कम 60,000 रुपये है। तो भला किसका हुआ इसमें? जिसका मंगल खराब है उसको भला नहीं हुआ, जो जाप करेगा उसका भला हुआ, भला तो हुआ। देखिए, तो ये जाप ना खुद करिए, ग्रह शांति का पूरा फायदा है। मैंने कहा मना करता हूँ, बट अगर आप एक माला खुद कर लेते हैं तो वो ज़्यादा इफेक्टिव है। जी,
मेरा अगला सवाल इसी से रिलेटेड है कि जैसे राहु की दशा है ठीक तो है। हम बहुत डर जाते हैं। बेसिकली हमें लगता है कि राहु आया है कुंडली में तो वो गलत ही है या फिर बहुत डरने वाली चीज़ है। तो आप राहु को कैसे देखते हैं? क्या राहु फलदायक हो सकता कोई है? भी ग्रह खराब होता ही नहीं है कभी तो। जी। ये आपकी कुंडली में जो बन के आया D1 चार्ट से हॉरोस्कोप में आता है, ये आपके कर्मा से आता है। छठे घर में राहु अगर अच्छी राशि का बैठा है, अपनी मिथुन राशि में बैठा है, जैसे मिथुन राशि में राहु जो है वो उच्च का हो जाता है। कई बार लोग वृश्चिक इसको वृषभ में भी उच्च का मानते हैं। अगर 6th हाउस में राहु उच्च का बैठा आपको बहुत कम फेम देगा वो। जितने हमारे नेता हैं सबके राहु स्ट्रांग होते हैं, जितने रिसर्च करते हैं सबके राहु बहुत स्ट्रांग होते हैं, जितने फैशन में लोग हैं, जो आपके फैशन लाइन में जितने लोग हैं इनके सबके राहु स्ट्रांग होते हैं। तो राहु खराब तो है नहीं। इससे पहले दैत्य था कि उसने अमृत चखा है, जब उसने अमृत खा लिया, अमृतपान कर लिया तो वो भी तो देव हो गया। जी बिल्कुल। रिजल्ट देता है वो आपके कर्मा से। जैसे शनि को राहु को लोगों ने बड़ा ही मैलिफिक ग्रह बता दिया, नहीं ये जब ये देते हैं तो बहुत कुछ देते हैं। तो राहु खराब कोई ग्रह नहीं है। ये आपको अपने हॉरोस्कोप में ये आपको पहले समझना चाहिए कि जो ग्रह खराब आया वो मेरा कर्मा लेके आया है। जैसे कहते हैं ना शास्त्रों में एक विधान है कि अगर आपको एक ठोकर भी लगती है तो आप भगवान को थैंक्स बोलो आप कि एक मेरा कर्मा घट गया। जी बिल्कुल। तो ये कर्मा है, राहु आपका रहेगा। और डरने वाली इसमें कोई भी बात नहीं होती है। सब आपके गोचर सब करें। आप अगर अपने आप को थोड़ा सा भी अध्यात्म में रहते हैं, थोड़ी अगर मंत्रमाला कर लेते हैं तो वो काफ़ी रिजल्ट आपके पॉजिटिव आ जाते हैं। जैसे शनि है, शनि को तो कहा जाता है कि कर्म फलदाता है। हाँ, दंडाधिकारी। हाँ तो मतलब बिल्कुल है ये शनि। बट आप देखिए आजकल आप है ना, अगर कोई थोड़ी सी भी नॉलेज रखते हैं तो सूर्य और शनि स्त्रियों को पूजा वर्जित बताई गई है इनकी। अच्छा। ठीक है। अब आप अगर सूर्य को जल देते हैं तो कहा है कि स्त्री आँख ढक के जल दी है उनको, क्योंकि कुंती को अभिशाप शाप लगा था उसकी जगह। जी। ठीक है। अब शनि आजकल जो शनि महाराज है ना वो मंदिरों के बिजनेस टाइकून है। अब आपने मंदिर बनाया तो देखिए मंदिर किस लिए बनाया था कि जितना ज़्यादा चढ़ावा चढ़े, लोग भीड़ चढ़ाए, आमदनी बढ़े। अब जिस मंदिर में आमदनी नहीं बढ़ती है, लोग नहीं आते, तो वहाँ एक शनि की अच्छी सी मूर्ति लगा दो। देखो शनिवार को सब लाइन लग जाओ, लाइन में सबसे ज़्यादा लेडीज़ होती हैं। जबकि मना है, क्योंकि इसकी पूरी कहानी अगर मैं कहानी बताऊंगा तो बहुत लंबी कहानी हो जाएगी। अच्छा। सूर्य और शनि की कहानी है कि लेडीज़ उनकी पूजा क्यों नहीं करती हैं। अच्छा। लेकिन ये अब इसलिए है कि अब ना तो आपको पंडित बताएंगे ना बताएंगे, अगर वो बताएंगे तो उनका मंदा हो जाएगा, उनका बिजनेस डाउन हो जाएगा ना। बिजनेस टाइकून नहीं है। बट आजकल जैसे बताया जाता है ना कि आप शनि को मतलब तेल चढ़ाएं, दिया लगाएं, ऐसा। मेरे हिसाब से अगर लेडीज़ को शनि खराब है तो उन्हें सर पीपल की सेवा करनी चाहिए। पीपल को महादेव माना गया है। आप जब पीपल की सेवा करेंगे शनि अपने आप कंट्रोल में आ जाएगा। सबसे बड़ा अपने नियम संयम रखिए। देखिए शनि को मैंने फिर बताया दंडाधिकारी है शनि। अब अपने नियम क्या खराब हम कर रहे हैं, क्या हम कर्मा अच्छा कर रहे हैं, वो हमें सब पता होता है, हम सिर्फ इग्नोर करते हैं उसे। आप जिस दिन वो बैलेंस बनाना सीख जाएंगे शनि आपको कुछ नहीं करेगा। हनुमान जी की पूजा से शनि शांत रहता है। जो रामायण में शनि ने हनुमान जी को वचन दिया था कि जो आपकी पूजा करेगा मैं उसे परेशान नहीं करूँगा। जी। कर्म को आप कैसे लेते हैं? मतलब जो कर्मास होते हैं, आप ये मानते हैं कि हमारे मतलब जो कर्म है वो पिछले जन्म से चलते आ रहे हैं, या हम जो भी भोग रहे हैं? जैसे कई जगह ये भी डायलॉग होता है कि आप इसी जन्म में अपने कर्म भोग के जाएंगे। तो मतलब कर्म का क्या वो है? कर्म की साइकिल ही है सारी। जो 84 लाख योनियाँ बोली गई हैं हम करते सब कर्मों से मिलती है। अच्छा। आप जिस दिन पैदा मानव योनि एक समझ के चलिए एक ऐसी योनि है जिसको लकी लोग ही लेते हैं। अगर हमने इस कर्म जीवन को बर्बाद कर दिया तो हम अनलकी हुए। मानव योनि 84 लाख योनियों के बाद मिलती है। और जब मानव योनि ही मानव कोई अधिकार है जो अपने कर्म करने के बाद अपना पिछला प्रारब्ध और अपना अगला कर्म सुधार सकता है। ना देवता को अधिकार है ना जानवरों को अधिकार है। तो कर्मा सबसे प्रथम माना गया है। आप जब पैदा होते हैं तो आपका कर्मा है, आप कर्म भुगतने ही आए हैं। तो पिछला कुछ लेके आते हैं और आप अपना कर्मा ठीक रहे तो अपना पिछला भी सुधारेंगे और आने वाला कल भी सुधारेंगे। तो कर्मा सबसे फर्स्ट है। ये मैं आपका हिंदू धर्म में नहीं कह रहा, किसी भी धर्म में कर्मा सबसे फर्स्ट है। जी बिल्कुल। सर अभी नेक्स्ट क्वेश्चन हम थोड़ा सा वास्तुशास्त्र के बारे में भी पूछना चाहेंगे। जी। वास्तुशास्त्र में जैसे कहते हैं कि जैसे सीढ़ियाँ हैं, स्टेयर के नीचे जो है टॉयलेट नहीं होना चाहिए।
तो क्या मतलब ये इसका क्या असर पड़ता है? हाँ, कई लोग कहते हैं कि सीढ़ियों के नीचे टॉयलेट होना वास्तु दोष बनाता है। ठीक है, ये डिपेंड है कि आपकी सीढ़ी की दिशा क्या है। अब मान लीजिए आपकी सीढ़ी की दिशा नॉर्थ ईस्ट है या नॉर्थ है, तो वहाँ तो सीढ़ी और वास्तु दोनों ही खराब है, टॉयलेट और सीढ़ी दोनों ही खराब है। अब मान लीजिए वो दिशा आपकी साउथ या साउथ वेस्ट है, अब लोगों ने उसके लिए भी कहा है वो दिशा खराब होती है। पहले तो एक बात समझिए, जब वास्तुशास्त्र की रचना हुई थी, सालों हो गए, सैकड़ों साल हो गए इसके लिए, तो उस टाइम में टॉयलेट घर में हुआ करते थे। उस टाइम में सब घर से बाहर टॉयलेट जाते थे। टॉयलेट वास्तुशास्त्र का हिस्सा ही नहीं है, पहली बात तो। ठीक है, अब आप उसमें कहते हैं कि टॉयलेट में होना या ना होना वास्तु दोष बनाता है, तो अगर मैं वास्तुशास्त्र की मानूँ तो उस टाइम टॉयलेट होते ही नहीं थे, वो तो इससे बाहर का चैप्टर है। अब आजकल के आपके पास आपने 4 BHK फ्लैट लिया है, तो उसमें 4 BHK में 4 ही बाथरूम होंगे, टॉयलेट होंगे आपके यहाँ, तो वास्तु दोष तो आपके घर में बन गया ना। ठीक है, एक बात। दूसरी, आपने कहा कि क्या सीढ़ी के नीचे टॉयलेट खराब होता है। अब मान लीजिए आपका वेस्ट में टॉयलेट बना हुआ है, तो वो सीढ़ी के नीचे भी है, तो अव्वल सीढ़ी के नीचे, एक तो सीढ़ी वेस्ट में ख़राब नहीं होती, दूसरी टॉयलेट कैसे बना हुआ है वो है। आजकल तो सीवेज सिस्टम हो गया, पहले क्या होता था, टॉयलेट के नीचे टैंक बनते हैं, सेफ्टी टैंक जी। अब जब भी वेस्ट दिशा में गड्ढा करेंगे तो वो ख़राब है। अच्छा, वो वास्तु दोष बनाएगा आपका। अब जैसे आपके घर में मान लीजिए सीवेज सिस्टम है, अब आपने एक सीढ़ी के नीचे, भाई जगह कम होती है, लोग ज़्यादा यूटिलाइज करने के चक्कर में सीढ़ी के टॉयलेट बनाते हैं, सीढ़ी के नीचे पाउडर भी बनाते हैं, टॉयलेट भी बनाते हैं, वो बना दिया आपने। अब वहाँ पर वो वेस्ट में है, तो आपने देखना क्या होता है कि वेस्ट में गड्ढा तो नहीं है। जब भी वेस्ट में गड्ढा होगा वो वास्तु दोष बनाएगा। वेस्ट, साउथ, या आपके अमूमन घर के फर्श से थोड़ा सा ऊंचा होना चाहिए। आपने वहाँ गड्ढा किया तो वास्तु दोष हो गया। अब उसका सीधा सिंपल तरीका, आपने वहाँ टॉयलेट बनाई है, लेकिन वो जो वॉल माउंटेन जो पोर्ट होते हैं वो आप वहाँ लगा दीजिए, दोष खत्म हो गया आपका, कोई दिक्कत ही नहीं है उसके अंदर। अच्छा, तो ये एक सॉल्यूशन है? बिल्कुल सॉल्यूशन है, और ये अच्छा सॉल्यूशन है। वेस्ट में कभी ख़राब नहीं होता, लेकिन शर्त उसकी ये होगी, जो आपका बाथरूम का जो टॉयलेट का फर्श होगा वो घर के जो कॉमन फर्श से थोड़ा सा ऊंचा होना चाहिए या लेवल का होना चाहिए। अच्छा, तो क्या बिना तोड़ फोड़ के वास्तु का ट्रीटमेंट हम कर सकते हैं? हाँ, काफ़ी हद तक संभव है। अच्छा, अगर मजबूरी में ही तोड़फोड़ होनी चाहिए। देखिए, आपने किसी वास्तुशास्त्री को बुलाया, अपने घर में एक्सपर्ट को बुलाया, तो उसका पहला काम यही होना चाहिए कि एकदम तोड़फोड़ नहीं करनी चाहिए, उसको किसी न किसी तरीके से। काफ़ी रीज़न है, आप कर सकते हैं। चलिए मैं आपको बताता हूँ, जैसे मैंने एक गया था, तो वहाँ पर एक सीढ़ी के नीचे टॉयलेट बनी हुई थी। अब वहाँ पर वो एक पीले रंग की पट्टी खींची हुई थी, शायद आप वास्तु में देखती भी होंगी आजकल। तो मैंने कहा भाई ये किसने करा है? कि सर ये उन्होंने कहा इससे ये वाला जो दोष खत्म हो जाएगा। भाई पट्टी से दोष कैसे खत्म हो जाएगा? कौन सा गड्ढा भर गया उससे पट्टी से? कौन सी आपकी पोर्ट चेंज हो, कौन सी आपकी दिशा चेंज हो गई एक बार? अच्छा, आप कभी किसी बड़े मंदिरों में गई हैं, जैसे ज्योतिर्लिंग वगैरह कहीं हैं कभी किसी ज्योतिर्लिंग में? ओमकारेश्वर। चलिए ठीक है, वहाँ किसी मंदिर में आपने कोई कलर थेरेपी देखी है? कोई अच्छे रंग लगे हुए, लाल पीले नीले हरे गुलाबी? नहीं। वो मंदिर में वास्तु दोष तो आज तक है नहीं, कितने सालों से टिके हुए हैं, हजारों साल से। नेचुरल कलर थेरेपी एंड वास्तु अलग चीज़ है, जैसे मिक्स नहीं करिए तो पहली बात। अच्छा, लेकिन वो थेरेपी ही अलग है जो हम कलर। बिल्कुल। अब ये कलर में वहाँ लगाना, हरी पट्टी वहाँ, लाल पट्टी वहाँ, जो लगा रहे हैं उन्हें शायद खुद भी पता नहीं क्या रिजल्ट आते हैं इनके। नहीं तो आप जिनके घर में लगे उनसे पूछ लो, तो 1 साल बाद भैया कुछ रिजल्ट आया है इसका, बता देगा वो आया नहीं आया। आप तो लाए चले गए, आपने वहाँ 4 पिरामिड में 10 पिरामिड में 20 पिरामिड ठोक दिए, आपको खुद नहीं पता रिजल्ट क्या होता है। पिरामिड अच्छी चीज़ है, पिरामिड एक ऊर्जा को केंद्रित करने की चीज़ है, आपकी ऊर्जा केंद्रित हो गई, बट वो कहाँ किस तरह लगाया जाता है ये आपको नॉलेज होनी चाहिए इस बारे में के अंदर। लेकिन अब ये कहना बड़ा मुश्किल है, इसमें हम क्या कर सकते हैं इसके अंदर? तो कोई भी दिशा में आप बना देते हो, नॉर्थ या नॉर्थ ईस्ट है अगर बाथरूम में, मेन नॉर्थ ईस्ट होता है, वो वैसे भी ख़राब है चाहे कैसा भी टॉयलेट हो। अच्छा। बाकी और दिशाओं में ठीक है, और बिना तोड़ फोड़ के वास्तु हो सकती है। मजबूरी हो तो बात अलग है, बहुत ही लास्ट स्टेज हो तोड़ फोड़ का, कोई तोड़ फोड़ आसान नहीं है। आप आजकल एक बाथरूम भी तोड़ेंगे तो कम से कम 2 लाख का खर्चा आपका हो जाएगा। बिल्कुल, ठीक है ना। अब जैसे आजकल फ्लैट सिस्टम है, मोस्ट ऑफली लोग फ्लैट्स में रह रहे हैं या ये सब, तो वहाँ पे तो तोड़फोड़ तो की ही नहीं जा सकती। लेकिन फिर हम मतलब उसका सोल्यूशन कैसे निकालें चीज़ों का? देखिए, वो तो उसकी दिशा देख के पता लगता है क्या सोल्यूशन है, लेकिन सोल्यूशन काफ़ी हो सकते हैं। जहाँ पर पिरामिड की जरूरत है पिरामिड लगाइए, और जहाँ पर कई बार जैसे हम मिरर से भी वास्तु करते हैं। अच्छा। जैसे मान लीजिए कि डायरेक्शन चेंज करनी है तो मिरर से डायरेक्शन चेंज कर देते हैं उसकी। अच्छा। और काफ़ी चीज़ें हैं लगाने वाली, बट
उसको लगाने का एक तरीका होना चाहिए। ये नहीं कि अगर आपको नॉलेज नहीं, मैं आपके वास्तु करने आया और आपको नॉलेज कुछ नहीं है तो मैंने जाके 25-50 हज़ार के आपके घर में पिरामिड ठोक दिए खाम खाम में। रीज़न भी होना चाहिए आदमी को, आप जिसके पास आ रहे हैं उसको उसका फ़ायदा भी मिलना चाहिए। ठीक है। तो वास्तु का हमारी ज़िंदगी पे मतलब क्या इम्पैक्ट आता है? अगर हमारा वास्तु ख़राब है तो क्या हमारे करियर या हमारी हेल्थ पे उसका इफ़ेक्ट पड़ता है? हाँ, आपकी हेल्थ वेल्थ सब पे फ़र्क पड़ता है। चाहे वो आपका वास्तु आपकी शरीर का हो, चाहे वो वास्तु आपके घर का हो, चाहे वो आपकी फैक्ट्री का, आपकी शॉप का, वास्तु से काफ़ी फ़र्क पड़ता है। अच्छा। जैसे अभी केदारनाथ में जो आया था, फ्लड में देखा था, हाँ। मंदिर नहीं, बाकी सब कुछ बह गया, जी। वो वास्तु ही है। वास्तु से बहुत इफेक्ट पड़ता है चीज़ों का। तो वास्तु एक्चुअल में क्या है? वास्तु तो एक दिशाओं का मेल है, जिसको हमने सिर्फ दिशाओं का ज्ञान प्राप्त करने के, कौन सी दिशा वेटेड है, कौन सी, उनको कोलैबोरेशन बना के हमारे को उसमें उपाय करने होते हैं छोटे छोटे। अब उसमें एक कंपलसरी की चीज़ को तोड़ने से, अब मैंने आप जैसे आपने 2 वास्तु वाले भाई, एक बुलाया जिसने आपने कहा जी ये मेरे टॉयलेट साउथ वेस्ट में और ये सीढ़ी के नीचे है। उसने आते देखा ओहो ये तो बड़ा ख़राब है। उसने उसकी रिसर्च करी नहीं है कि कितना हद तक ख़राब है, ख़राब की वजह क्या है। बट आपने भी उसकी मानी और फट अपना टॉयलेट तोड़ दिया। रीज़न वही है कि वो वेस्ट अगर नीचे है तो ख़राब है। राइट। मतलब बिना तोड़-फोड़ करे भी बिल्कुल हम संभव है। सॉल्यूशंस ले सकते हैं वास्तु का। अच्छा, तो आजकल तो जैसे फ्लैट सिस्टम में हर जगह मतलब वॉशरूम्स आप देखोगे तो वो इन हाउस ही होते हैं। राइट। तो क्या वो सारे ही खराब हैं या मतलब? नहीं, मैंने आपको ख़राब नहीं बताया, मैंने ये कहा है कि वास्तु दोष तो चैप्टर ही नहीं है वास्तुशास्त्र का, तो ऐसे तो ख़राब ही होगा ना वो घर में। दोष नहीं है उसमें कोई भी। दोष में तो मैंने सिर्फ नॉर्थ ईस्ट को छोड़ के बाकी दिशाएं हो सकती हैं वास्तु टॉयलेट की जहाँ बन सकती हैं, तो ख़राब नहीं है कोई भी वो। बट गुरुजी बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं हो गया? आजकल एप्स भी आ रही हैं ऐसी जिसको देख देख के हम दिशा तय करते हैं, यहाँ पे हमारा मंदिर होगा और यहाँ पे मतलब हमको अपना लिविंग एरिया बनाना है या इस तरीके से। तो ये कितना हेल्पफुल है? आगे जितनी भी ऐप्स आ रही हैं उसके थ्रू हम इनफैक्ट मंदिर को भी बहुत उससे देखने लगे हैं कि इसी दिशा में हमारा मंदिर होना चाहिए। देखिए, दिशा तो मायने रखती है मंदिर के लिए, लेकिन आपने कहा ऐप कितनी कारगर, ये मैं नहीं जानता। सबसे पहले तो आपको अपनी दिशा पता होनी चाहिए रूम की, आपका फ्लैट की दिशा है क्या। अब आप ऐप से कैसे पता लगाएंगे? के थ्रू ही पता चलती है आजकल। वो नहीं आता है उसमें। जब तक आप एक घर का वर्थ नहीं नापेंगी, पूरा लंबाई और चौड़ाई इसकी कितनी है, उसको नापने के बाद आपका ब्रह्म स्थान निकालेंगे, वहाँ पर आप कंपास लेंगे, तब आपकी दिशा एक्चुअल पता लगे कितनी डिग्री की दिशा है ये, तब आपका वास्तु शुरू होगा। वो फर्स्ट चैप्टर है वास्तु का आपका। आपने सिर्फ बैठ के कहा कि नहीं यहाँ से सूरज निकलता है और यहाँ पड़ता है, ये मेरा साउथ हो गया, मेरा वेस्ट, ये नहीं है ऐसा कभी भी। जब तक आप उसका पहले नाप के पूरे मेजरमेंट लेके ब्रह्म स्थान निकालेंगे, सेंटर जिसे बोलते हैं, आप उसको ब्रह्म स्थान बोलिए, सेंटर बोल लीजिए, वहाँ आप कंपास लाएंगे, तब वो एक्चुअल दिशा बताएगा आपकी इतनी डिग्री कौन सी दिशा है आपकी। अच्छा। उसके बाद वास्तु शुरू होगी। तो ऐप से इतना तो पता लग नहीं पाता आपको। ऐप से वही कंपास ही आता है ऐप में भी, बट वो कंपास कितना काम करता है ये आपको कैसे पता है? आप अपने अभी आप 4 कंपास अगर हमारे पास यहाँ पर है, पूरी सब अलग काम करेंगे। कंपास मैग्नेट से चलता है, वो आपके फ़ोन में इतना मैग्नेट नहीं है। अब मान लीजिए मैंने आपका आईफोन खोला, वो आपकी नॉर्थ 20 डिग्री दिखाएगा और मैं दूसरा फ़ोन था वो आपकी 40 डिग्री दिखाएगा। तो ऐप में इतना भरोसा करना तो मुश्किल है ना। कंपास वही जो रख के आपका मैग्नेट से काम करे, वो काम करता है। जी। वास्तु का असर हमारी जो डे टू डे लाइफ है ना, उस पर कितना इम्पैक्ट आता है वास्तु का? चाहे हम उसको वास्तु बोले या कलर थेरेपी जैसे आप बोल रहे हैं कि। देखिए, कलर थेरेपी डिफरेंट, वास्तु का फ़र्क तो काफ़ी आता है। अगर मान लीजिए आपका घर का नॉर्थ ईस्ट खराब है या आपका साउथ खराब है, तो घर में रोज़ दिक्कतें आएंगी आपको। साउथ खराब में घर की लेडीज़ बहुत प्रॉब्लम में रहती हैं। नॉर्थ वेस्ट खराब में बच्चों के जो बच्चे पढ़ाई स्टडी हैं वो आपके काबू से बाहर हो जाती हैं। हेल्थ के लिए आपका नॉर्थ ईस्ट खराब ज़्यादा होता है या साउथ वेस्ट खराब होता है, वो हेल्थ से पता लगता है आपकी। तो हम कई बार कुंडली भी देखते हैं, हम उसको मिक्स भी करते हैं कई बार। जैसे मैंने आपकी कुंडली देखी और बच्चा सेहत की खराब दिखती है, तो मैं कहता हूँ भाई साउथ वेस्ट खराब है क्या, साउथ में ये प्रॉब्लम है क्या, वो बताते हैं, तो उसे पता लग जाता है हमारा। इनसे एक कॉम्बो बन गया वास्तु शास्त्र और वैदिक कॉम्बो तो बन गया, लेकिन कॉम्बो लॉजिकल बना, ऐसा वाला कॉम्बो नहीं बना जो खाम में जोड़ दिया कि 5 नंबर 7 नंबर और 8 नंबर। कॉम्बो बनाने का तरीका है वो दूसरा भी। जी बिल्कुल सही बात है। तो सर मैं एक बारी दोबारा से नवरात्र में आना चाहूँगी। राइट। कि अभी नवरात्र का जैसे त्यौहार चल रहा है और आपने बोला कि नवरात्र में रात्रि का बहुत महत्व है। हाँ। है ना, तो हम यूजुअली जो फास्ट लेते हैं तो हम रात में खाना खा लेते हैं। राइट। या फिर कोई अष्टमी पूछता है, कोई नवमी पूछता है,
तो उसके मतलब पूजन का क्या है? जैसे हम तो नवमी पूजने के बाद खाना खा लेते हैं, लेकिन मतलब उसकी एक्चुअल डेफिनेशन देखिए, जैसे आप लोग, जैसे जो लोग पूरे फास्ट करते हैं, जी अब किसी के घर में अष्टमी होती है, किसी के घर में नवमी होती है, ये उनकी परंपरा चली आ रही है। इसमें उनका लॉजिक वो दे भी नहीं पाते क्यों होती हैं, क्योंकि मैं भी अगर आपको बताऊँ तो मैंने अपने भी बुजुर्गों से कहा बोला, कोई रीज़न नहीं दे पाया कि अष्टमी और नवमी क्यों होती है। बट चलिए, आपके घर में अष्टमी होती है, मेरे घर में नवमी होती है, अब करिए। अब होता क्या है, उदय तिथि हमने देखी होती है। उदय तिथि समझती हैं आप? जब भी कोई सूर्योदय के समय जो तिथि चल रही होती है वो पूरे दिन की उदय तिथि मानी जाती है, जी राइट। जैसे मान लीजिए आज चतुर्थी है और सूर्योदय चतुर्थी 9 बजे तक है और सूर्योदय सुबह 6:30 पे हुआ, तो चतुर्थी तिथि पूरे दिन मानी जाएगी। अब आपने क्या करा कि आपके यहाँ नवमी की कन्या पूजन होता है। आपने नवमी पर सुबह देखा उदय तिथि 9 बजे तक है, आपने 9 बजे पहले जल्दी कन्या पूजन करा और अपनी नहीं बदली। उसके बाद आपने कहा अब तो व्रत से फ्री हो गए। एक तरह से वो बोझ उतारना होता है। आप में अध्यात्म तो आए नहीं। अब एक्चुअल क्या होता है, आपने कंजका किया है, आपने अपने कन्या जिमाई है, आपने नवमी करी है, आपके जो परंपराएं वो निभाई है, बट आप अपना अन्न जो ग्रहण करेंगे वो दशमी पे करेंगे, क्योंकि नवमी की जो रात्रि है वो सिद्धिदात्री है। बिल्कुल। वो एक माता है जिसका रूप है सिद्धिदात्री। जी आपने उसको छोड़ ही दिया पूजना, क्योंकि पूजा सारी रात्रि की है, ये रात्रि पूजा करनी है आपने इसमें बैठ के। अब आपने सुबह कढ़ाई कर लिया, आपने कन्या बुला ली, सब कुछ कर लिया, बट आपको रात को पूजा करनी है और दशमी पे अन्न ग्रहण करना है। चाहे आपने घर में अष्टमी पूजी, आपने कन्या जी मान ली, सब कुछ कर लिया, प्रसाद बांट लिया, सब कुछ कर लिया, बट अब अपना जो अन्न ग्रहण करेंगे वो दशमी पे ही करेंगे, नवमी की पूजा करने के बाद। क्योंकि नव जो रात्रि है वो 9 दुर्गा के 9 रूप हैं। जैसे आपने मुझसे पहले क्वेश्चन पूछा था कि जो पहला दूसरा करते हैं, जोड़ा कर लेते हैं। हाँ, जोड़ा। चलिए, आपने पहला दूसरा किया, पहली शैलपुत्री, दूसरी ब्रह्मचारिणी, आपने पूजा कर ली उनकी, तो बाकी की जो 5 माताएं बची उनको नहीं पूजेंगे आप क्या? 9 रूप है ना माता के, आपने 2 रूप पूछे हैं खाली। आपने लास्ट का जोड़ा किया तो आपने महागौरी पूछ लिया आपने और सिद्धिदात्री पूछ ली, बाकी की शुरू की माता है। तो आपको नवरात्रि में नवरात्रि पूजा तो करनी ही करनी है। और आपने चाहे व्रत जोड़ा रखो, अगर आप कुछ रखो, तो आप व्रत नहीं रखिए। अगर आप नहीं रखे जाते तो उसमें कोई आपके नंबर नहीं बढ़ते हैं माता के सामने कि आपने 2 व्रत रखे जा रहा। आप अगर नियम से पूजा रात को करते हैं, जाप करते हैं और नियम संयम से रहते हैं 9 दिन तक, तो वैसे ही आपकी पूजा का फल आपको प्राप्त हो जाता है। बहुत बढ़िया। सारा खेल नियम संयम का है जी। तो आज वही गुरुजी, आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला। और नवरात्रि को मतलब मुझे तो अभी तक यही लगता था कि 2 व्रत रखेंगे तो फलदायक होगा, लेकिन ये बहुत ही अच्छी बात आपने बोली कि नवरात्रि है और बेसिकली हमें रात्रि की पूजा और नियम धर्म का पालन करना चाहिए। अब यही है कि आज के पॉडकास्ट में काफ़ी नई नई बातें आपको हमें सीखने को मिली आपसे, और आगे भी हम आपको ज़रूर बुलाएंगे। और थैंक यू सो मच, आपने मुझे अपना इतना इम्पोर्टेंट टाइम दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री थैंक यू। जय श्री शंभू।